बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपसे कुछ मुख्तलिफ बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आपसे बात होगी कुछ रंगों से मुतालिक, कुछ तख्लीकी सलाहियत से मुतालिक, जिसका एक फॉर्म जो है वो पेंटिंग है। ये अभी आप स्क्रीन पे जो आपके सामने नज़र आ रहा है, कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि शायद कुछ लोगों को रंगों का एक मजमुआ नज़र आए, मुख्तलिफ रंग उसमें नज़र आते हैं। ये मार्क रोथको एक पेंटर है, उसका ये आर्ट है। और ये 4 पेंटिंग्स जो आप अपने सामने देख रहे हैं, इसमें से पहचानने वाली आँख जो भी आप में से है वो शायद ये पहचान सके कि इसमें पेंटर ने अपनी इमोशंस को जो है वो डिपिक्ट करने की कोशिश की है। अभी बताने आपको हम एक कंपैरिजन दिखाएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस आर्ट की वर्थ क्या है, दुनिया में ये किस तरह पहचाना जाता है और इसकी उसी हिसाब से फिर कीमत होती है। ये पहली पेंटिंग जो आप देख रहे हैं नंबर 6 के नाम से, इसकी $186 मिलियन इसकी जो है वो कॉस्ट है। इसी तरह ये जो दूसरी आप देख रहे हैं ये 86.9 मिलियन है इसकी कीमत। तीसरी जो आप देख रहे हैं वो 81.9 मिलियन डॉलर्स इसकी कीमत है। चौथी जो आप देख रहे हैं उसकी 75.1 मिलियन डॉलर्स कीमत है। अभी हम एक कंपैरिजन करेंगे। इन 4 पेंटिंग्स की जो मिला के कीमत बनती है वो है $429 मिलियन, जिसको पाकिस्तानी रुपीज़ में जब कन्वर्ट किया जाए तो वो 121.6 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। और ये जो कीमत है, ये जो अमाउंट है, ये पंजाब पुलिस की जो हमारी 2,20,000 की फ़ोर्स है उसकी पूरी साल की तनख्वाहें अगर आप मिलाएं तो ये उससे ज़्यादा है। यानी कि ये 4 पेंटिंग्स की जो कीमत अदा की गई है वो पूरे साल की पंजाब पुलिस की पूरी फ़ोर्स की पूरे साल की तनख्वाहों को मिलाकर उससे ज़्यादा बनती है। तो जहाँ आर्ट को पहचाना जाता है और उसकी कदर कीमत को जाना जाता है, वहाँ उसकी कीमत भी उसी हिसाब से दी जाती है। तो ये आपका एक हमने अटेंशन इस तरफ लेके जानी थी कि आर्ट की दुनिया में क्या वर्थ है और इसको किस तरह पहचाना जाता है और माना जाता है। मज़ीद ये कुछ हम आपसे पेंटिंग्स शेयर करेंगे और कुछ आर्ट शेयर करेंगे जो कि बनाया तो आर्टिस्ट ने हाथ से है, लेकिन वो एक इमेज ऐसा देता है कि जैसे वो रियल पिक्चर्स हों या फ़ोटोग्राफ्स में उसको कैप्चर किया गया हो। महारत है, ये भी एक स्किल है जो कि आपको आपके सामने नज़र आ रही है। ये जो आप एक लेडी की पिक्चर देख रहे हैं उसमें जो डिटेल्स आपको नज़र आ रही हैं वो बहुत महारत का काम है और आर्टिस्ट ने अपनी जो स्किल्स हैं उसको आपके सामने कैनवस पे ला के दिखाया है। इसी तरह ये जो एक अभी आप पेंटिंग देख रहे हैं ये भी ऐसे इससे महसूस होता है कि जैसे ये रियल पिक्चर हो। ये एक आई की पेंटिंग है जो कि बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये फ़ोटोग्राफ ली गई है। ये आइसबर्ग है जी, उसकी भी बिल्कुल ऐसी ही पिक्चर है। अब ये कुछ पेंसिल वर्क है जो कि पेंसिल से बनाया गया है, कुछ स्केचिंग है, कुछ पेंसिल से बनाई गई ड्राइंग्स हैं जो कि ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे ये रियल पिक्चर्स हैं। इसमें जो आर्टिस्ट ने डिटेल्स बनाई हैं वो आप इसमें देखें और आप हैरान हो जाएंगे कि वो हाथ से बनाया हुआ जो काम है वो बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है जैसे रियल टाइम फ़ोटोग्राफ है। इस सब को देख के जो हमारा मकसद है वो आपकी तवज्जो एक ऐसे आर्ट की तरफ ले जाना है जो आपको बहुत सारी अपनी तख्लीकी सलाहियत को बाहर लाने में मदद देता है। अब हम इस रंगों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और 1 मिनट के लिए दोबारा वापस आते हैं अपने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में। ट्रेनिंग इन अ पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इससे आपके जहनों में एक कॉन्सेप्ट आता होगा जो कि एक फॉर्मल ट्रेनिंग का है, जो लॉ के सब्जेक्ट्स जिसमें पढ़ाए जाएं, जिसमें
ड्रिल सिखाई जाए, जिसमें वेपन हैंडलिंग सिखाई जाए और एक तयशुदा सिलेबस के मुताबिक सिखाई जाए, जो कि किसी हद तक दुरुस्त है। और इसमें यहाँ पे हमने अपनी सीनियर कमांड के विज़न के मुताबिक कुछ इनोवेशन करने की कोशिश की है, जिसका मकसद ये है कि बतौर एक इंसान और बतौर एक पुलिस ऑफिसर आपकी किरदार साजी की जाए और आपको खुद शनासी का जो एलिमेंट है वो आप में लाया जाए। इंसान की खुद शनासी जो होती है, जब वो अपनी सलाहियतों और अपने अंदर के टैलेंट को पहचानता है तो वो उसको दुनिया में कामयाब बनाने के लिए बड़ी उसकी अहमियत होती है। और इसका एक जो एलिमेंट है वो ये है कि आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स को भी पहचानें। आपको पता हो कि आपके अंदर कौन कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बल्कि एक अच्छा और मुफीद शहरी बन सकते हैं। इसी एफ़र्ट में हमने आपके मुख्तलिफ आपको एक्टिविटीज़ में इंगेज करने की कोशिश की है और उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हमने आपके मुकाबले भी कराए हैं और किसी ना किसी तरह आपको इंगेज और इनकरेज करने की कोशिश की है ताकि आप एक्टिवली उसका पार्ट बने। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो भी एक्चुअली एक सेल्फ एक्सप्रेशन का, खुद का इजहार करने का एक तरीका है और जो कि आर्ट की एक फॉर्म है। आर्ट से इंसान खुद के अपने ख़यालात का इजहार करता है और इसकी एक फॉर्म जो है वो पेंटिंग है, जो कि विजुअल आर्ट है। पेंटिंग के ज़रिए भी इंसान अपने इमोशंस का, अपने ख़यालात का इजहार करता है और उसको दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इसी तरह और भी बहुत सारे तरीके हैं खुद अपने ख़यालात का, अपने इमोशंस का इजहार करने के, जिनमें से कुछ लोग जो हैं वो लिख कर, पोइट्री लिख कर, प्रोज़ लिख कर अपने ख़यालात का इजहार करते हैं और इसका मकसद ये होता है या इससे जो फ़ायदा हासिल होता है वो ये होता है कि इंसान अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को ना सिर्फ खुद जानता है बल्कि उनसे फ़ायदा लेता है और जब वो अपनी एनर्जी किसी पॉजिटिव साइड पे सर्व करता है तो उसको उसकी जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी फोकस करना उसके लिए आसान हो जाता है और वो ज़्यादा मुफीद जो सोसाइटी का शहरी है वो बन सकता है। अब ये एक्सप्रेशन के तरीके भी मुख्तलिफ होते हैं। जैसे हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, इसी तरह जब वो एक्सप्रेस करता है और कोई भी मीडियम यूज़ करता है, कोई भी पीस ऑफ आर्ट क्रिएट करता है तो वो भी उस इंसान की तरह बिल्कुल मुख्तलिफ होता है दूसरे से, वो यूनिक होता है। अब जब हम साइंस की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं जो कि इंसान को बांध के रखते हैं। क्या चीज़ है जो हो सकती है, क्या चीज़ है जो नहीं हो सकती, क्या चीज़ है जिसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और लेकिन इससे बरअक्स जब हम आर्ट की बात करते हैं तो उसमें हमें बहुत कम रूल्स नज़र आते हैं। कोई भी चीज़ जो एक आर्टिस्ट या एक क्रिएटर बनाता है और वो ये कहता है कि ये मेरा पीस ऑफ आर्ट है तो वो उसका आर्ट है, वो उसके एक्सप्रेशन का एक तरीका है जिसको बग़ैर किसी रूल्स के पाबंद हुए उसको हम आर्ट कंसिडर करते हैं। किसी ने अगर कोई पेंट किया एक कैनवस पे जो कि सिर्फ एक रंग का था और शायद कोई काम देखने वाले को समझ ना आ सके कि ये इसका क्या मकसद है, इसका क्या मैसेज है, लेकिन वो पीस ऑफ आर्ट है और बहुत सी ऐसे लोग जो कि उसको देख के समझने की सलाहियत रखते हैं वो उसको समझते हैं। आर्ट या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जिसकी हम बात करें ना, पेंटिंग उसका एक पार्ट है, उसका एक फॉर्म है। तो ये एक्सप्रेशन चेंज होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट डिपेंड्स कि वो हिस्ट्री के किस दौर की बात हो रही है। अगर हम हिस्ट्री के मुख्तलिफ अदवार में जाएं और देखें तो तारीख़ जूं चल रही होती है उसी तरह आर्ट भी इवॉल्व हो रहा होता है, उसी तरह पेंटिंग्स भी उस एरा को कहीं ना कहीं डिपिक्ट कर रही होती हैं।
تو آپ دیکھیں گے کہ اگر جب سوسائٹی میں مذہب کا رجحان آئے گا تو پینٹنگز میں بھی آپ کو مذہب کا جو اینگل ہے وہ زیادہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. جو پولیٹیکل حالات چاہ رہے ہوں گے وہ بھی آپ کو اس دور کی پینٹنگز میں نظر آئیں گے. کوئی ریولوشن آتی ہے تو وہ بھی آرٹ میں نظر آتی ہے, پینٹنگز میں نظر آتی ہے. تو آج ہم آپ کو ایک مختصر سی جرنی پہ لے کے جائیں گے جو کہ ہسٹری کے مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی آپ کو یہ نظر آئے گا جب آپ جا کر. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم آپ کو دکھائیں, آپ جا کر اس پہ جب خود دیکھیں گے, ایک جستجو آپ میں پیدا ہوگی, تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جس سے شاید ابھی تک آپ ناواقف ہیں. تو ہم اس کا ایک کوئک سا ریویو کریں گے مختلف ایراز کا. پری ہسٹورک اینڈ اینشینٹ آرٹ. پری ہسٹورک, جب شاید ہمارے پاس ہسٹری کا اس طرح ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے, تو تب بھی آپ کو یہ نظر آئے گا مختلف انداز میں انسان اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرتا رہا اور وہ کہیں نہ کہیں پینٹ بھی کرتا رہا. آپ کو کیوز, جہاں جب انسان غار میں بھی رہا کرتا تھا تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں بھی وہ پینٹنگ کرتا تھا, مختلف نیچرل پگمنٹس کو یوز کر کے کلرز کرتا تھا. اور انسان اس وقت کی پینٹنگز میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ جو حالات اس وقت چل رہے تھے وہ اس کی ڈپکشن نظر آئے گی. آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت انسان ہنٹنگ کرتا تھا تو وہ ہنٹنگ کی سینز آپ کو نظر آئیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کے انسان کے ایموشنز اور جو حالات ہیں ان کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے, جو وہ پیس آف آرٹ ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم اینشینٹ ایجپشن آرٹ کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کو اس وقت کی جو اس وقت کے میتھس تھے, اس وقت جو سوچا جاتا تھا, جو آئیڈیلز تھے وہ نظر آئیں گے. آپ کو اس کے آئیڈیلز نظر آئیں گے کہ ایک انسان جو کہ لیڈ کرتا ہے یا کنگ ہوتا ہے یا وہاں کا بادشاہ کنسیڈر ہوتا ہے, تو اس میں کون سی کوالٹیز, وہ آپ کو اس کی پاورفل ہونا دکھایا جائے گا. ہنٹنگ کا تھیم آپ کو نظر آئے گا. آپ کو یہ جو ہم نیچے آپ کے لیفٹ سائڈ پہ, لوور لیفٹ پہ نظر آ رہا ہے جس میں آپ مامیز دیکھ رہے ہیں, یہ بھی اس وقت کی ایک ٹریڈیشن کی عکاسی کر رہا ہے. پھر ہم کلاسیکل آرٹ کی بات کریں تو یہ 6th سینچری بفور کرائسٹ ٹو 5th سینچری جو کرائسٹ ایرا ہے اس دور کی بات ہے. اور اس میں گریک اور رومن سویلائزیشنز جو ہیں, ان سویلائزیشنز کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ وہ وہاں پہ وہ بڑی سویلائزیشنز کنسیڈر ہوتی ہیں, اور وہاں پہ مختلف ٹیکنیکس جو یوز ہوئیں ان میں چیزیں ایوالو ہوئیں. پہلے شاید آپ کو تھوڑی سی را نظر آئیں گی, پھر آپ کو اس دور کے جو پینٹنگز ہیں اس میں ہارمنی نظر آئے گی, اس میں ایک بیلنس نظر آئے گا. تو یہ جو انسان ایوالو کر رہا ہے اس کا آرٹ بھی ایوالو کر رہا ہے. میڈیول اینڈ بیزنٹائن آرٹ, 4th سینچری کرائسٹ ایرا سے 15th سینچری تک کا یہ پیریڈ ہے, اور اس میں ریلیجن کی ڈومیننس آپ کو نظر آئے گی. دنیا میں جو ریلیجن کی ڈومیننس تھی انسان کی معاشرتی زندگی میں, وہی آپ کو یہاں پہ پینٹنگز میں بھی نظر آئے گی. اس میں آپ کو مذہب سے ریلیٹڈ, جس میں جیسس کی پینٹنگز ہیں, میری کی, آپ کو مذہب کے کوئی نہ کوئی رائٹس, جو کوئی مذہبی تہوار ہیں ان کی پینٹنگز نظر آئیں گی. نیکسٹ ہے رینیساں آرٹ, 14th سینچری ٹو 17th سینچری. اس میں ایک شفٹ نظر آتا ہے آپ کو, کلاسیکل آرٹ کا ریوائول نظر آتا ہے. جو مذہب ہے اس سے ہٹ کے ایک جو اس کے مذہب کی باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ چیلنج ہوتی نظر آتی ہیں, وہ کلاسیکل آرٹ کا ریوائول نظر آتا ہے. پھر اگلا جو ایرا ہے دیٹ از باروک اینڈ روکوکو آرٹ, 17th سینچری ٹو 18th سینچری کی یہ بات ہے جس ایرا کا ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں آپ کو ڈرامیٹک, ایموشنل اینڈ تھیٹریکل سٹائل ملے گا.
آپ کو آرنیٹ جو ہیں, جو آرنامنٹیشن ہے وہ نظر آئے گی. آپ کو ہیوج بلڈنگز نظر آئیں گی, سیلنگز پہ جو آرٹ کا ڈفرینٹ جو بنائے گئے ہیں, یہ شاہکار وہ نظر آئیں گے. نیکسٹ ہے نیو کلاسیکل اینڈ رومانٹک آرٹ. یہ لیٹ 18th سینچری ٹو 19th سینچری کا ایرا ہے. اس میں انسپریشن جو ہے وہ اینشینٹ گریس اینڈ روم سے ہے, اور اس میں جو ایمفسس ہے وہ ریزن پہ ہے, پیٹریوٹزم پہ ہے. یہ اور جب ہم رومانٹک سائڈ پہ آتے ہیں تو اس میں ایموشن آپ کو نظر آئے گا. آپ کو ہیومن ایموشن وہ جو تھیم ہے وہ ڈومیننٹ نظر آئے گا. اس کے بعد دور آیا جس کو ہم کہتے ہیں امپریشنزم اینڈ پوسٹ امپریشنزم, 19th سینچری. اس میں مختلف جو مشہور نام ہیں, کلاڈ مونٹ, ایڈگر ڈیگس اینڈ PR آگسٹ رینیور, یہ آپ کو نظر آئیں گے. اور ان کی جو ایک ریڈیکل شفٹ نظر آئے گا تھیم میں. یہاں آپ کو انوائرمنٹ اور آپ کی جو نیچرل سینز ہیں وہ نظر آئیں گے. پھر جب آپ پوسٹ امپریشنزم کی طرف جاتے ہیں تو اسی تھیم کو آگے لے جایا گیا اور کلرز کے ساتھ زیادہ پلے کیا گیا, زیادہ بولڈ کلرز آپ کو نظر آئیں گے. دین ماڈرن کنٹمپریری آرٹ, یہ ہم 20th سینچری آنورڈز کی بات کر رہے ہیں, جس میں ایسے نام آتے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں چاہے آپ کا آرٹ سے تعلق ہے یا نہیں ہے آپ نے سنے ہوتے ہیں, اور ان کا کام جو ہے وہ دنیا میں مانا جاتا ہے, جس میں پیبلو پکاسو, سیلواڈور ڈیلی, جیکسن پولک اینڈ اینڈی وارہول. اس میں بہت ساری موومنٹس جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں, جس میں کیوبزم, دادائزم, سریلزم, ایبسٹریکٹ ایکسپریشنزم, جو کہ ایک جو آرٹ کا ایک فارم چل رہی تھی ڈیفائنڈ, اس سے ہٹ کے تھی. ایبسٹریکٹ آرٹ وہ ہے جس میں ڈیفائنڈ فگرز اور سینز جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے. آرٹسٹ اپنا میسج جو ہے وہ کچھ ایسی چیزوں سے دیتا ہے جو شاید کلیئر فگرز آپ ان کو ایک دیکھنے والی آنکھ نہیں سمجھتی, بٹ اس کا میسج جو ہے وہ دیکھنے والوں تک پہنچتا ہے اس کے ذریعے. ہسٹری اینڈ ڈیولپمنٹ آف پینٹنگ ان پاکستان. اب ہم نے یہ دنیا کے ڈفرینٹ ادوار دیکھے, اور اس سارے کا ایک چھوٹا سا اوور ویو دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ چیز باور کرائی جائے کہ یہ وہی چیزیں آرٹ میں نظر آتی ہیں جو آپ کی زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں. تو اب ہم اگر اپنے خطے کی بات کریں تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو مذہبی اور جو پولیٹیکل حالات تھے وہ کہیں نہ کہیں وہ ان کا ایک عکس آپ کو اس ہر دور کی پینٹنگز میں نظر آئے گا. اینشینٹ آرٹ میں بات کریں تو انڈس ویلی سویلائزیشن اور ہڑپا کی سویلائزیشن کا نام آپ سب نے سنا ہوگا, اور اس دور کی جو ہم نے سویلائزیشن ہے اور وہاں پہ جو سوشل حالات تھے, لوگ کس طرح رہتے تھے, کیسی زندگی گزارتے تھے, مذہب کا کیا رول تھا, اس سارے کا اندازہ آپ اس وقت کے آرٹ سے لگا سکتے ہیں. وہاں سے آپ کو پوٹری کے بہت سارے پیسز نظر آتے ہیں جس پہ کچھ نہ کچھ بنا ہے, کوئی سینز بنے ہیں جو کہ یہ ڈپکٹ کرتے ہیں کہ اس وقت انسان کیسے رہتا تھا. جانوروں کی تصاویر آپ کو ملیں گی, جانوروں سے کیا کام لیتا تھا. پھر آپ دیکھتے ہیں نیکسٹ جو 8th سینچری آنورڈ جب اسلام اس خطے میں آیا تو آپ کو یہاں کے آرٹ میں, یہاں کی پینٹنگز میں اسلام کا جو عکس ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. کیلیگرافی, قرآنی آیات کو خوبصورتی سے لکھنا, پینٹ کرنا وہ نظر آئے گا. آپ کو پرشین سٹائل نظر آئے گا, یہ جس طرح آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, جس میں کیلیگرافی ہے, خوبصورت طریقے سے قرآن کی آیات لکھی ہیں. تو جب اسلام کا انفلوئنس خطے میں آیا, لوگوں پہ آیا, تو ان کے پیسز آف آرٹ میں بھی وہ نظر آنے لگا. اسی طرح جب مغل دور تھا 16th سینچری ٹو 19th سینچری, تو آپ کو وہ جو ان کے دربار تھے, جو بادشاہ تھے, ان کی پینٹنگز وہ سٹائل آپ کو نظر آنے لگے گا. وہ جو درباری سٹائل ہے وہ پینٹنگز میں بھی نظر آئے گا. یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ رائٹ سائڈ پہ کچھ دربار کی پکچرز ہیں, وہاں پہ کیا جو طریقہ کار تھا, کیا تہوار ہوتے تھے, آپ کو وہی چیزیں
पेंटिंग्स में भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। फिर सिख एंड पहाड़ी पेंटिंग्स, जब सिख एम्पायर थी तो फिर आपको सिख गुरुज नज़र आएंगे उसमें, बिकॉज वो आप उस वक्त आसपास ये कुछ था तो वही आर्ट में नज़र आएगा, वही फिगर्स, वही पिक्चर्स आपको पेंटिंग्स में नज़र आएंगी। वो इमेजेस जो उस वक्त के इंसान देखते थे वो उनके काम में भी नज़र आने लगेगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आपके लेफ़्ट साइड पे ये सिख गुरुज की पिक्चर्स पेंटिंग्स हैं, राइट पे पहाड़ी जो आर्ट है वो नज़र आ रहा है जिसमें आपको नेचुरल सीनरीज नज़र आएंगी। देन मॉडर्न आर्ट 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स फिर चीज़ें इवॉल्व हुई, अमेलगमेशंस हुई, मुख्तलिफ ट्रेंड्स मिलते गए, नए ट्रेंड्स बनते गए, आपको डिफरेंट नाम नज़र आएंगे हिस्ट्री में, जिसमें से अब्दुर्रहमान चुगताई और सादिक़ैन का नाम आपने सुना होगा, जो इस खित्ते के नामवर कैलीग्राफर्स और पेंटर्स हैं। ये इस दौर का कुछ आर्ट हम आपको अभी नज़र आ रहा होगा सामने, जिसमें आप कहीं ना कहीं कैलीग्राफी भी देख सकते हैं, वो भी इवॉल्व हुई भी आपको नज़र आएगी। तो ये जो मॉडर्न दौर है उसमें एवोल्यूशन नज़र आएगी। कंटेम्प्रेरी की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपको जो अपने सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो एवोल्यूशन हुई, जो फ्यूजन्स बने, जो मुख्तलिफ क्रिएशंस फिर उससे बनी, जो इंसान जिस उससे गुज़र रहा होता है दौर से, वो ही आपको इनके पेंटिंग्स में भी नज़र आएंगी। आपको मुख्तलिफ अंदाज ऐसे नज़र आएंगे जो पहले आपको नहीं नज़र आ रहे थे। पहले कन्वेंशनल कैलीग्राफी थी तो आपको नज़र आएगा कि उसने इवॉल्व किया, उसने भी कहीं ना कहीं से कोई असर जो है वो लिया और वो इवॉल्व होके मुख्तलिफ शक्लें और कुछ नए अंदाज से सामने आने लगी। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगी मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग्स ऑफ ऑल टाइम। ये दिखाने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें शायद इनमें से आप में से मुख्तलिफ इंसान, चूँकि हम बहुत सारे मुख्तलिफ आँखें इसको देख रही हैं, तो हर आँख मुख्तलिफ अंदाज से देखती है, मुख्तलिफ अंदाज से समझती है। तो आपको ये देख के शायद कुछ को महसूस हो कि ये कोई शायद इतना बड़ा पीस ऑफ आर्ट नहीं है, और कुछ जो ये सलाहियत रखते हैं उनको ये नज़र आएगा कि इसकी क्या खसूसियात हैं। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्ट का और पेंटिंग्स का दुनिया में क्या वर्थ है, इसकी क्या इनकी आप ये तो एक कीमत हम आपके सामने लगा रहे हैं, ज़ाहिर है कीमत उसी की दी जाती है जिस चीज़ को कोई प्रेशियस समझा जाए। अभी ये जो आप देख रहे हैं सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, लियोनार्डो डा विंची की ये पेंटिंग है और इसकी 450 मिलियन जो है वो कॉस्ट है। नेक्स्ट है जी विलियम डी कूनिंग की इंटरचेंज और 300 मिलियन इसकी कॉस्ट है। ये एक पीस ऑफ आर्ट है जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, जो शायद आपको कोई फिगर आप इसमें से क्लियरली नहीं देख सकते कि यहाँ क्या है, लेकिन ये उस एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के को यूज़ करते हुए आर्टिस्ट ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। द कार्ड प्लेयर्स बाय पॉल सुज़ैन, और ये पेंटिंग जो है इसकी कीमत जो है वो $250 मिलियन है। तो ये आप इसको गौर से देख सकते हैं, इसको देखने वाली आँख और समझने वाली आँख को ये अंदाज़ा होगा कि इसकी क्या खसूसियात हैं। और ये सब दिखाते हुए हमारा मकसद ये है कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद जिनके अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ है और उनको या तो खुद कभी पता नहीं चला, या उनको इनकरेज नहीं किया गया, और या उनको डिस्करेज किया गया। तो हमारा मकसद ये है कि इससे आपकी आगाही आपको हासिल हो कि ये एक टैलेंट है, और अगर आप में मौजूद है तो आप इसको सामने लाएं। ये नेक्स्ट है जी व्हेन विल यू मैरी, और ये $210 मिलियन इसकी जो वर्थ है। इसी तरह ये 17A नंबर 17A जैक्सन पॉलक की ये पेंटिंग है और इसकी $200 मिलियन इसकी जो वर्थ है, इसकी कॉस्ट है। देन रेम्ब्रांड की है जी द स्टैंडर्ड बियरर और $198 मिलियन इसकी कीमत है। शॉर्ट सेज ब्लू मैरिलिन एंडी वॉरहॉल इसका आर्टिस्ट है और $195 मिलियन इसकी कीमत है। नेक्स्ट है जी पोर्ट्रेट्स ऑफ
मार्टिन सोलोमन्स एंड ओपियन कॉपेट। ये इसका आर्टिस्ट भी रेम्ब्रांड वैन रायन है और $180 मिलियन इसकी वर्थ है। नेक्स्ट वाटर सर्पेंट्स 2, $170 मिलियन इसकी वर्थ है। इसमें अगर आप गौर करें तो एक थीम है जो कि हम आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि आपके जहनों को क्यूरियस बनाया जाए। आप इन चीज़ों को जाके जब सर्च करें, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आपको पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। आज ये जो हमने सारी बात की, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद आपकी तवज्जो इस तरफ ले जाना है कि इज़हार, अपने ख़यालात का इज़हार, अपने इमोशंस का इज़हार इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े जैसे कि हमने देखा वो मौजूद हैं। एक इज़हार ये है कि आप ज़बान से बात करके, लैंग्वेज का सहारा लेके अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। दूसरा तरीका अपने इमोशंस को का इज़हार करने का जो आज हमने डिटेल में देखा कि पेंटिंग के ज़रिए भी आप करते हैं। हमने पहले बात की कि कुछ लोग लिख के इज़हार करते हैं अपने ख़यालात का, अपने इमोशंस का, कुछ डांस करके करते हैं। तो ये तमाम तरीके जो हैं उसका मकसद ये है कि जब इंसान अपने ख़यालात का, अपने इमोशंस का इज़हार नहीं कर पाता तो वो कहीं ना कहीं वो बिल्टअप होते हैं, वो आपके फ्रस्ट्रेशन का बायस बनते हैं। और जब आपको ये एवेन्यूज़ मिलते हैं, आपको पता चलता है कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या तरीके से अपने क्रिएटिव सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए इन इमोशंस का इज़हार करते हैं, तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव साइड्स पे यूज़ होती है और जो आपका बाकी काम भी, जो आप दुनिया के बाकी काम कर रहे हैं उन पे भी फोकस कर पाते हैं। तो अगर आपको कभी ये पता नहीं चला या किसी ने बताया नहीं कि आप ये काम अच्छा करते हैं, ये क्रिएटिव स्किल आप में मौजूद है, तो आज हम चाहते हैं कि आप बैठकर सोचें और उस क्रिएटिव स्किल को बाहर लाएं, दुनिया के सामने लाएं, उससे ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और हम आपका उसमें ज़रूर साथ देंगे, आपको मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स मुहैया करने में जहां इस स्किल को दिखा के आप अपना भी नाम बना सकते हैं और जो आप पंजाब पुलिस का हिस्सा हैं उस काम पे भी बेहतर फोकस कर सकते हैं, एक अच्छे इंसान और अच्छे पुलिस ऑफिसर बनकर। और ये एक कोटेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि इफ़ यू कुड से इट इन वर्ड्स देयर वुड बी नो रीज़न टू पेंट। अगर ये चीज़ जो कि इज़हार पेंटिंग के ज़रिए कर रहे हैं, अगर ये चीज़ मैं अल्फाज में कह पाती तो कोई वजह ना होती कि मैं ये पेंट करती। तो हर इमोशन का इज़हार का मुख्तलिफ़ तरीका है और हमने वो ढूंढना है। और अगर किसी ने कभी हमें इनकरेज नहीं किया या डिस्करेज किया है तो आज उस कैद से बाहर आके हमने ये सोचना है कि हमारे अंदर क्या क्या सलाहियतें मौजूद हैं और उन्हें बाहर लाना है। थैंक यू सो मच।